मैं राजीव। तो राहुल गांधी कल दिल्ली के दो मशहूर इलाकों बंगाली मार्केट और चांदनी चौक में शाम के वक्त आम लोगों की तरह स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाते हुए दिखे। आपको बता दूं दोस्तों कि बंगाली मार्केट मिठाइयों और चाट पकौड़ियों के लिए फेमस है और उधर चांदनी चौक में रमजान के दिनों में शाम की रौनक कुछ और ही होती है, कुछ अलग ही रहती है। बंगाली मार्केट में राहुल गांधी ने आलू टिक्की और पानी पूरी का मजा लिया तो चांदनी चौक में वे तरबूज खाते हुए दिखे। इस पर आप देख भी रहे हैं पिक्चर में, और इस पर कांग्रेस ने ट्वीट किया। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोहब्बत की शरबत। दरअसल आप इस जो फोटो को देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा अगर फुल स्क्रीन लेके आइए, वो मोहब्बत की ये पीछे अगर देखेंगे आप राहुल गांधी और पीछे यानी कि ये दुकान है मोहब्बत की शरबत। खैर ये देख रहे हैं आप ऊपर मोहब्बत की शरबत। दरअसल इस ट्वीट में जो तस्वीरें लगी हुई हैं जिसको आप देख रहे हैं अभी, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें पहली तस्वीर में पीछे एक पोस्टर में यही लिखा हुआ है मोहब्बत की शरबत, जिसको अभी हम दिखा रहे थे, और सामने राहुल गांधी के हाथ में तरबूज की फाक है। आसपास लोग खड़े हैं, लोग खुश हैं और कि एक बड़ा नेता उनके बीच आया हुआ है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी का राजनीतिक कद वाकई इतना बढ़ गया है कि वे किसी पद पर रहें या न रहें, सांसदी उनकी रहे या न रहे, घर उनके पास रहे या न रहे, लेकिन लोगों के दिलों में उनके लिए बनी जगह साफ दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में राहुल नीली टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, आप देख लीजिए, नीली टी शर्ट में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में अमूमन राहुल गांधी की जो टी शर्ट थी वो सफेद थी और वो सफेद टी शर्ट काफी चर्चा में थी। सफेद रंग आप सब जानते हैं कि सफेद रंग की जगह अब नीली टी शर्ट ने अगर ले ली है तो इसके भी कुछ मायने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी ने यूं ही नीली टी शर्ट जो है वो पहन ली थी या इसके पीछे कोई वजह है। दरअसल रंगों की राजनीति में इसका भी अलग ही महत्व है। तिरंगे में सफेद रंग शांति, एकता और सच्चाई का प्रतीक है, तो अशोक चक्र का नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। वहीं नीला रंग बहुजन समाज का भी प्रतिनिधित्व करता है। आप देखे होंगे बहुजन समाज के लोग नीले रंग को पहनते हैं, टी शर्ट, उनका झंडा, तमाम चीज़ों को आप देखते होंगे। यानी राहुल गांधी के टी शर्ट के बदले हुए रंग के अब राजनीतिक अर्थ भी तलाशे जाएंगे। वैसे भी जब से कर्नाटक में राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया है उसके बाद से बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी आबादी उतना हक, ओबीसी की बात कर रहे थे राहुल गांधी और जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे और साथ साथ ये कह रहे थे कि जितनी आबादी उतना हक। सुनिए जरा फिर से, आप लोग सुन चुके हैं पहले लेकिन फिर से सुनना जरूरी है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। ट्रंप कार्ड की हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का नया ट्रंप कार्ड क्या है वो तलाशने की कोशिश करेंगे, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखते हैं, सुनते हैं राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक के पीछे क्या कुछ बताना, समझाना, दिखाना चाहते हैं। सुनिए। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम यह होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में
कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। दूसरी बात, जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। तो यहां सीधा चैलेंज करते हुए राहुल गांधी कि ये आप कर दीजिए, फिर बात करते हैं कि ओबीसी का अपमान आखिर कौन करता है। दरअसल बीजेपी घबरा गई है कि किस तरह इस दांव का जवाब वो देगी। भारत के राजनीतिक इतिहास में थोड़ा पीछे अगर जाएं तो राम मनोहर लोहिया जी को आप सब जानते ही होंगे। जी हां, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ा पावे 100 में 60, पिछड़ा पावे 100 में 60 इसका नारा दिया था। थोड़ा और आगे बढ़िए तो आप पाएंगे कि काशीराम जी ने इसी को आगे बढ़ाते हुए जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जी हां, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद किया था। आप जानते हैं कि लोहिया समाजवादी थे, जबकि काशीराम जी दलितों की राजनीति को और आगे बढ़ाया उन्होंने, और दलितों की राजनीति, और दोनों ने, यानी कि काशीराम जी ने और उनसे पहले लोहिया जी ने, इन दोनों ने एक खास बात यह थी कि कांग्रेस के विरोध में इन नारों का इस्तेमाल किया था। मगर आज राहुल गांधी की राजनीति में लोहिया और काशीराम दोनों की छाप दिखाई दे रही है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा हटाने की मांग की और मोदी सरकार को चुनौती दे दी कि आपसे अगर नहीं होता है तो हट जाइए, हम कर देंगे। बीजेपी को उम्मीद नहीं रही होगी दोस्तों कि मोदी सरनेम पर ओबीसी कार्ड खेलने का ऐसा करारा जवाब उसे मिलेगा। आप याद कीजिए कि पिछले 5 दिनों में, जब से, आज 5 दिन भी नहीं, आज 19 तारीख है और 16 तारीख को राहुल गांधी पहुंचते हैं कोलार, और 16 और 17 रहते हैं राहुल गांधी वहां कर्नाटक में। इन 2 दिनों में उन्होंने जो ओबीसी कार्ड, जो बीजेपी का दांव था, उस पर पलटवार ऐसा किया कि अब किस बीजेपी के नेता ने उसके बाद से ओबीसी वर्ड का इस्तेमाल किया हो। अगर आप खंगालने की कोशिश कीजिए, चाहे आप किसी भी सभा में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सोशल मीडिया में अगर किसी ने कुछ बोला हो तो सब चुप हो गए। तो ये दांव वहीं का वहीं समाप्त। लेकिन राहुल गांधी ने क्या उससे बड़ी लकीर खींच दी है, समझेंगे। कर्नाटक में बीजेपी की हालत दरअसल पतली है और उसकी रणनीति में अब भी कांग्रेस विरोध ही केंद्र में है, यानी सेंटर पॉइंट में कांग्रेस का विरोध है, और होगा भी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी कर्नाटक में आमने सामने है। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने की जगह बीजेपी अब भी कांग्रेस की बुराई करने में लगी हुई है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम बसवराज बोम्मई के नामांकन के लिए पहुंचे थे कर्नाटक, और इस दौरान जेपी नड्डा साहब ने शिगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का मतलब करप्शन, कांग्रेस का मतलब कमीशन, कांग्रेस का मतलब अपराधीकरण। उन्होंने कांग्रेस को एटीएम बताते हुए कहा कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी, एटीएम, यानी आप यहां कांग्रेस को बिठाएंगे, यानी कर्नाटक में आप कांग्रेस की सरकार लाएंगे और वहां से मोदी जी आपके लिए पैसा भेजेंगे, इस सरकार के लिए पैसा भेजेंगे, मोदी जी पैसा भेजेंगे, सुनिए आप, और यह पैसा दिल्ली कांग्रेस के पास चला जाएगा, एआईसीसी दफ्तर में। यह नड्डा साहब कह रहे थे। तो नड्डा के इस हमले से जाहिर है कि 40% कमीशन वाली सरकार और पेसीएम जैसे कांग्रेस के आरोपों का कोई जवाब बीजेपी को नहीं सूझा, तो उसने भी कांग्रेस पर कमीशनखोरी का इल्जाम लगा दिया। आप समझ लीजिए, जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां कमीशनखोरी, वो भी कांग्रेस के ऊपर। मतलब किस दुनिया में आप जी रहे हैं, किस दुनिया की आप राजनीति कर रहे हैं, जनता तो यह बात पूछेगी। खैर, चुनाव है तो इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे।
अब जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करने की जगह एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली राजनीति चलन में आ गई है। लेकिन कर्नाटक में इस राजनीति का कोई फायदा बीजेपी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अब धीरे धीरे अपने पत्ते खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज यही समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने अपने ट्रंप कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय